नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव कल होने जा रहे हैं। कल 90 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। चुनाव प्रचार का शोर कल शाम यानी बीते हुए कल को थम चुका है, लेकिन राहुल गांधी ने इस बीच एक ऐसा तहलका मचा दिया है जिसके कारण बीजेपी के लिए अब टिके रहना मुश्किल हो पा रहा है। उसको लग रहा है कि वो किस तरह राहुल के उठाए मुद्दों का सामना करे, किस तरह उनका जवाब दे। और ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने एक बड़ा खेल कर दिया है। जी हाँ, आपको याद होगा कि बीजेपी ने शुरू से जितने मुद्दे उठाए उनमें हिंदू मुसलमान या किसी न किसी तरह सांप्रदायिकता को बीजेपी लाती रही, अपने विकास के मॉडल को दिखाती रही, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उन पर बीजेपी ने कभी बात नहीं की और राहुल गांधी ने यहीं पर सारा खेल पलट दिया। राहुल गांधी इस बार शुरू से ही और अपनी जो उन्होंने अभी विजय संकल्प रैली निकाली उसमें भी लगातार राहुल गांधी ने उन मुद्दों को उठाया जो सीधे सीधे परिवारों से जुड़ते हैं, युवाओं से जुड़ते हैं, आने वाले कल से जुड़ते हैं, लोगों की खुशहाली से जुड़ते हैं। और बीजेपी इन मुद्दों पर बिल्कुल ही बेनकाब हो चुकी। राहुल गांधी ने बाकायदा बताया कि किस किस तरीके से लोगों को तबाह किया गया, परिवारों को तबाह किया गया, किसानों की कमर तोड़ी गई, व्यापारियों को नुकसान में रखा गया, युवाओं के भविष्य को खतरे में डाला गया। तमाम बातें राहुल गांधी ने कही और आज उन्होंने 2 ट्वीट इस तरह से किए हैं जिनसे ये पता चलता है कि राहुल गांधी किस तरह अभी भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए और बीजेपी को उन्होंने चुनाव के ठीक पहले किस तरीके से फंसा दिया है। राहुल गांधी ने आज एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उसके साथ अपना एक वीडियो भी डाला है। बड़ा वीडियो है लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा हम आपको यहाँ दिखा देते हैं जिससे समझ में आएगा कि आखिर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कांग्रेस का एक बड़ा कदम वहां पर हरियाणा में उठाने जा रहे हैं। देख लेते हैं राहुल गांधी के वीडियो का ये छोटा सा हिस्सा। इसमें हरियाणा में नशा ज्यादा हो रहा है, टीके तक लगाने लग गए हैं बच्चे। नशा क्यों बढ़ रहा है? बेरोजगार है, काम धंधे काबिल हो तो नशे करने का टाइम नहीं लगे तो नशे करते हैं बच्चे। ड्रग्स भी है, सुल्फा है, फीम भी है, टिक्के भी हैं जी। पहले ये पंजाब में होता था, पंजाब से भी ज्यादा बढ़ रहा है जी हरियाणा में। अब यहाँ ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है पंजाब से भी। सबसे ज्यादा महंगाई की चोट आपको कैसे लगती है? जी हमारे खाने में, पेट्रोल में, कहाँ किस चीज में लगती है? पेट्रोल में भी लग सब कुछ बढ़ता जा रहा है। हाँ, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, बच्चों की फीस इतनी है। आप प्राइवेट स्कूल में भेजती है? हमारे बच्चे सरकारी में भी पढ़ाए जब वो हो गया। और कोई बीमार होता है तो प्राइवेट अस्पताल में? सरकारी में जहाँ जी सरकारी में ठीक नहीं होते फिर प्राइवेट में भी ले जाऊँ उठा के। मगर आजकल सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। सब कुछ प्राइवेट। नशा और ये कैसे खत्म करी जाएगी? रोजगार मिलेगा जब काम वो करेंगे तो नशा खत्म होगा। मतलब आपको लगता है कि नशा बेरोजगारी के कारण बढ़ रहा है? हाँ जी। मतलब आपको नहीं लगता कि आपको घेरा जा रहा है? अग्निवीर, बेरोजगारी का महंगाई और महंगाई, टमाटर एक्सटॉर्शन, सब्जी देख लो, कुछ भी, किसान के काले कानून, ये सारे के सारे मतलब आपको एक प्रकार से घेरने का काम हो रहा है। जो गरीब लोग हैं उनको घेर कर उनका जो पैसा है उनकी जेब से निकालो और अरबपतियों की जेब में डालो। आप स्कूल के लिए पैसा देते हो, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, अस्पताल के लिए, आपके जेब में से पैसा निकलता ही जाता है, आता नहीं है। सर मेन जो लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम बच्चों को गलियों में खेलने के लिए आराम से छोड़ देते, अब नहीं छोड़ सकते हम। बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी, चाहे वो बच्चा कितना भी छोटा हो बड़ा हो, हमें कोई भी सेफ्टी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो गली में माँ बाप ने खेलने के लिए छोड़ दिए, थोड़ी देर बाद वो मिले ही नहीं है गली में। बच्चा आपको डर लगता है? डर लगता है। कारण क्या है इसका? बेरोजगारी है या कुछ और कारण? बेरोजगारी है जी। बेरोजगार होंगे बच्चे, इतने पढ़ लिख रहे हैं, ग्रेजुएट है, उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी तो और क्या करेंगे? नौकरी, हथियार, नशा है और यो लूटपाट है, यो चल लगा। तो ये जो अग्निवीर को ट्रेन कर रहे हैं और फिर इनको ये सेना से निकालेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? पहले क्या होता था कि हमारा किसान बेचारा अपनी जमीन बेच के अपने बच्चे के ऊपर लगाता था, पहलवान बनाते थे, उन्हें खिलाते पिलाते 10-10 साल 20-20 साल मेहनत करते थे। अब कोई नहीं भेज रहा, कहाँ भेजेंगे 4 साल नौकरी करने? बच्चे का फ्यूचर बर्बाद है आगे। क्यों भेजेंगे हम ऐसे रास्ते पर बच्चे को कि जहाँ फ्यूचर ही नहीं है?
तो सीधे सीधे हरियाणा की महिलाएं ये कह रही हैं कि हम क्यों भेजेंगे बच्चों को ऐसी राह पर जहां उनका फ्यूचर ही नहीं है। फ्यूचर यानी भविष्य, और ये भविष्य का सवाल ही इस समय हरियाणा के लोगों के सामने और खासकर वहां के युवाओं के सामने बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, बहुत उनको परेशान कर रहा है, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। पिछले साल का जो सीएमई का आंकड़ा था उसमें बताया गया है कि करीब 37% यहाँ पर बेरोजगारी थी। हालांकि बीजेपी सरकार ने तब भी इन आंकड़ों को नहीं माना और उसका कहना है, बीजेपी का कहना है कि ये जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं ये पूरे देश में इसी तरह घटते बढ़ते रहते हैं और इसका कोई आधार नहीं है। तो ठीक है, बीजेपी की मर्जी है कि वो जो चाहे कह ले और जिस तरीके से भी चाहे अपनी गलतियों को छुपा ले, लेकिन क्या गलतियां छुपाने से बीजेपी के दोष छिप जाएंगे या जनता भी मान जाएगी? ये इस वीडियो को देखकर समझ में आता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। मोदी अगर ये सोच रहे हैं, या अमित शाह या राजनाथ सिंह या आदित्यनाथ योगी या हेमंत बिस्वा शर्मा, ये तमाम लोग जो हरियाणा जा जाकर केवल कांग्रेस को कोसने का काम जिन लोगों ने अपने पूरे चुनाव प्रचार में किया, उन लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि 10 सालों से उन्हीं की सरकार थी और लोगों ने अब ये देखा कि उनकी सरकार ने जितने वादे किए वो टूटने लगे, टूट चुके, बल्कि कभी पूरे ही नहीं हुए, और इसी का खामियाजा अब बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। एक जो 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, वो तो एक अलग ही चीज है, लेकिन उसके साथ साथ वो वहां के लोग ये देख रहे हैं, वहां के बेरोजगार युवा जो परेशान होकर डंकी रूट से, जैसे बहुत सारे लोग गए हैं अमेरिका, राहुल गांधी जब अमेरिका गए तो वहां भी उन लोगों ने उनसे मुलाकात की थी। वो वीडियो का हिस्सा भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम बताना चाह रहे हैं कि हरियाणा में युवाओं को जिस तरीके से बीजेपी ने छला, राहुल गांधी ने उस बात को महसूस किया, समझा और इन चुनाव में युवाओं के मुद्दे को एक वो अहम बना चले, उसको केंद्र में ला गए राहुल गांधी, और इसी वजह से बीजेपी का सारा खेल जो है वो बिगड़ रहा है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की सांप्रदायिकता के मुद्दे पर चुनाव को ले जाने की, लेकिन असल मुद्दे सांप्रदायिक मुद्दों पर भारी पड़ गए और किस तरह हरियाणा में कांग्रेस ने बड़ा खेल कर दिया है, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आज राहुल गांधी का ये जो वीडियो हमने दिखाया उसके साथ उन्होंने एक बड़ा सा ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट का एक छोटा सा हिस्सा जो आखिरी का है, ये मैं आपको बताती हूँ। राहुल गांधी लिखते हैं कि प्रदेश में आने वाली कांग्रेस सरकार 2 लाख पक्की नौकरियों की भर्ती करेगी और हरियाणा को नशा मुक्त बनाएगी। हरियाणा की बहनों को वचन दिया है कि इस तबाही को रोकूंगा, उनके बच्चों की रक्षा करूंगा, रोजगार वापस आएगा और हर परिवार खुशहाल होगा। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी परिवार के लिए, किसी भी माँ के लिए, बाप के लिए बहुत बड़ी आश्वस्ति है कि उसके बच्चे को रोजगार मिलेगा, ऐसा वादा किया जा रहा है। और उसके साथ साथ नशे से जो पंजाब में अभी तक एक बहुत बड़ी समस्या थी, हालांकि देश भर में ये समस्या है लेकिन पंजाब में इसका कुछ ज्यादा था, और अब हरियाणा में भी ये नशे की समस्या है जिसको राहुल गांधी ने चुनाव में उठाया। इसके साथ साथ अग्निवीर को लेकर उन्होंने वादा किया है कि हम इस योजना को समाप्त करेंगे, और अभी एक महिला ने जो कहा कि हम ऐसे जगह क्यों बच्चे को भेजे जहां उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो राहुल गांधी बिल्कुल जनता की बात को, उसके मर्म को समझ रहे हैं, और उसी हिसाब से कांग्रेस का जो घोषणा पत्र भी तैयार हुआ है वो उसी हिसाब से तैयार हुआ, और राहुल गांधी का पूरा चुनाव प्रचार भी लगभग इसी पर केंद्रित रहा कि किस तरह हरियाणा के युवा का भविष्य सुरक्षित रखा जाए और किस तरह वहां के हर एक परिवार को खुशहाल बनाया जाए, किस तरह खेती किसानी व्यापार सबको एक पटरी पर लाया जाए। तो अमलेंदु जी, राहुल गांधी ने ये जो वादा किया, आज जो ट्वीट किया, और कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र है, क्या लगता है आपको कि हरियाणा में कांग्रेस ने ऐसा खेल कर दिया है जिसमें बीजेपी पूरी तरह से आउट होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल समित्रा जी, जो खिलाड़ियों का प्रदेश है हरियाणा, उसमें राहुल गांधी ने जो बड़ा खेल किया है उसमें बीजेपी आउट होती हुई नज़र आ रही है, और इस बात को नरेंद्र मोदी और अमित शाह स्वीकार कर चुके हैं कि बीजेपी वहाँ से आउट हो चुकी है। क्योंकि आखिरी समय में नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा की कोई भी रैली हरियाणा में नहीं हुई, लगातार 2 दिन तक वो वहाँ से गायब रहे। जबकि हमने देखा है कि हर चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह आखिरी समय तक पूरा दम लगाते हैं, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी उन्होंने दम लगाया, जबकि वहाँ वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ भी नहीं रहे थे, तब भी लगाया। तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि हरियाणा में खेल ख़त्म हो चुका है और डम्बू डेरा कनात जो है भारतीय जनता पार्टी की वहाँ से उखड़ चुकी है। इसको बीजेपी अच्छे तरीके से समझ रही है। राहुल गांधी ने जिन मसलों को उठाया समित्रा जी, वो वहाँ के आवाम से जुड़े हुए मसले हैं और ख़ासतौर से यूथ से जुड़े हुए मसले हैं। वो चाहे अग्निवीर की बात कर रहे हो, चाहे वो पहलवानों की बात कर रहे हो, चाहे वो नशे की बात कर रहे हो, चाहे वो डंकी रूट की बात कर रहे हो, ये सारे मसले नौजवानों से जुड़े हुए मसले हैं
और रोज़ी रोटी रोज़गार से जुड़े हुए मसले हैं। ये बड़ी अच्छी बात ये कही जा सकती है सुमित्रा जी कि अब धीरे धीरे इस देश की राजनीति जनता के मुद्दों पर लौट रही है, और इसमें अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान समझा जा सकता है कि अब जो भावनात्मक मुद्दे हैं या जाति और धर्म के मुद्दे हैं, उनसे हटकर जो जनता की असली मूल समस्याएं हैं उनके ऊपर अब चुनाव केंद्रित होने लगे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विफलता समझी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी या कांग्रेस के द्वारा उठाए हुए मुद्दों की किसी भी तरीके से कोई काट नहीं निकाल पाई, और उसको एक तरीके से देखा जाए बैकफुट पर जाना पड़ा है सुमित्रा जी। तो ये कांग्रेस ने जो बड़ा खेल किया है, जाहिर सी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी चोट पहुँचाने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को मुझे लगता है कि स्वीकार कर चुकी है कि हरियाणा अब उसके हाथ से निकल चुका है सुमित्रा जी। बिल्कुल, हरियाणा बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। इस बात को मोदी, शाह, जेपी नड्डा सभी मान चुके हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार ही हुआ, मतलब 10 सालों में तो हम लोगों ने नहीं देखा कि प्रधानमंत्री मोदी किसी चुनावी राज्य में चुनाव प्रचार खत्म होने के 2 दिन पहले ही वहां से उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो आखिर तक प्रचार में लगे रहते थे। हालांकि हरियाणा में भी उन्होंने ये कोशिश की, और आखिर में उन्होंने ये मतलब पहुंचे तो नहीं हरियाणा, लेकिन एक ट्वीट करके ये उम्मीद जताई कि बीजेपी दिल से फिर से इस तरह की जो बातें उन्होंने की। लेकिन अमलेंदु जी, अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की दिल से बात वो बीजेपी करती रहे, लेकिन हरियाणा की जनता अब दिल और दिमाग दोनों से सोचने लगी है। और यही हाल ऐसा अगर बीजेपी का रहा कि वो मुद्दों से भटकती रहेगी, तो पूरे देश की जनता भी इसी तरह से सोचेगी। बहरहाल, अभी हम बात कर रहे हैं हरियाणा की और यहाँ के युवाओं की। तो हरियाणा में कुल 2,02,24,958 मतदाता हैं, वोटर्स हैं, और इनमें से 46% की उम्र जो है वो 18 से 39 साल के बीच की, मतलब जो लोगों के भविष्य को बनाने और अपना जीवन संवारने की युवाओं की उम्र रहती है। 94 लाख करीब युवा वोटर हैं, और इन 94 लाख युवा वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिनसे कि ये उसकी ओर आकर्षित हो, क्योंकि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी और 1.5 लाख नौकरी देंगे, इस तरह के वादे अगर बीजेपी ने किए, तब भी उससे सवाल उठते हैं कि आपने 10 सालों में क्या किया जो अभी भी आप वादे ही कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस के लिए बिल्कुल लाजमी था, अगर वो 2 लाख नौकरियों का वादा कर रही है तो ठीक है कि हम सत्ता में 10 साल बाद लौटेंगे तो हम इस तरह से नौकरियां देंगे। और राहुल गांधी ने उन्होंने कहा भी कि आज ये जिस तरह का अभी हम लोग ने वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने वादा भी किया है कि मैं हर परिवार को खुशहाल बनाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने अभी कुछ मिनटों पहले एक ट्वीट और किया था, जिसमें उन्होंने गोहाना की जलेबी से लेके मुरादाबाद के पीतल के जो बर्तन और बनारस की साड़ियां और तमाम जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हथकरघा वाले या जो हस्तशिल्प के या जो छोटे उद्योगों में आते हैं, उनको लेकर उन्होंने कहा कि अगर इनको बाकायदा एक वातावरण दिया जाए, इनकी मदद की जाए ऐसे व्यापारियों की, तो फिर ये देश दुनिया में पहुंचेंगे और इस तरह भारत की इकोनॉमी जो है वो रास्ते पर आएगी। उन्होंने इसके लिए बीजेपी के जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको भी गलत बताया। उस लंबे ट्वीट का एक आखिरी हिस्सा अंग्रेजी में ट्वीट है, लेकिन उसका आखिरी हिस्सा मैं पढ़ती हूँ, जो राहुल गांधी ने लिखा है कि the BJP has failed the economy in Haryana and India. They have pushed crores into informal jobs and forced lakhs to leave India by destroying small businesses. यानी छोटे उद्योगों को तबाह करके लाखों लोगों को मजबूर किया कि वो पलायन करें, बाहर जाएं, नौकरियां ढूंढें। और बीजेपी के लिए वो लिख रहे हैं कि their only interest is in products that are mass produced by Adani. The people of Haryana understand this very well. They will soon strike the next blow to break the chakravyuh of Modi ji's crony capitalist policies. यानी मोदी जी की जो ये क्रोनी कैपिटलिज्म वाली पॉलिसी है कि 2-3 लोगों को बस फायदा पहुंचाओ, उसके चक्रव्यूह को इस बार हरियाणा की जनता तोड़ेगी, ये राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है। और इस मौके पे अमलेंदु जी, मैं राहुल गांधी का एक वो जो डंकी रूट पर जो लोग गए थे और अमेरिका और वहां मिनी हरियाणा बनाया, राहुल गांधी ने उन लोगों से जो मुलाकात की उसको भी हम देख लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिनी हरियाणा बना दिया यहाँ पे हरियाणा से चले तो यहाँ क्यों आए? आइडिया क्या था, मतलब सोच क्या थी यहाँ आने की? मैं भी 2 साल से ट्राई कर रहा था कि मैं भी यहाँ इंडिया से निकल जाऊँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं था। 10-15 हज़ार में क्या होता है, नॉर्मल आप शहर में भी गुजारा नहीं कर सकते हो, सब बेरोजगार। अच्छा, यहाँ आकर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? ये तो सही डिसीजन है सर। सही डिसीजन। पिछले दशक में हालात ही ऐसे हो गए हैं, जो अपना अच्छे से काम कर रहा था ना, महंगाई इतनी हो गया, अफोर्ड नहीं कर पा रहा और आमदनी बिल्कुल कम हो गई है। माँ बाप सब घर में वही है? माँ बाप बच्चे
जब आप वहाँ से गए तो उनको तो डर लगा होगा कि क्या कर रहा है। कौन चाहेगा कि अपने बच्चों से दूर रहे। सिचुएशन बड़ी टफ होती है क्योंकि मेरी माँ के लिए मैं बच्चा हूँ और मेरे लिए मेरे बच्चे। खुश तो हम अपने देश में अपने लोगों के बीच में होते हैं हमेशा ही। जितने बच्चों से आप बात करोगे, अभी अपार्टमेंट्स में देखोगे, आप फील करोगे कि रहते कैसे हैं। 15-15, 20-20 बच्चे एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में। आप जाओगे तो बैग रखने की जगह नहीं है अपार्टमेंट्स में। वो सब पैसे इकट्ठे करके अपनी फैमिली को भेजते हैं ताकि हमारी फैमिली सर्वाइव कर सके। उसके बाद हमारे भाई साहब, उनकी हेल्प से हमने इनके पास रहे। हम जब तक हमारे पास काम नहीं था, इन्होंने काम अरेंज कराया, काम किया, जो कि $10 $11 के हिसाब से हमने। अमरेंदु जी, ये जो वीडियो है और उसके बाद राहुल गांधी जब इंडिया वापस लौटे थे, अमेरिका का ये वीडियो, और वहां पर अमित मान नाम के युवक से उन्होंने वादा भी किया था कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारे घर वालों से बात करवाऊंगा, और राहुल गांधी ने वो भी किया। और एक सुबह जब वो इसी तरह पहुंचे थे तब ये बहुत हलचल मची थी कि राहुल गांधी की ये कैसी राजनीति है जो वो आए और एक युवक के परिजनों से मुलाकात की और बिना कोई चुनाव प्रचार किए वो लौट गए। लेकिन ये राहुल गांधी की रणनीति थी, उन्होंने बहुत तरीके से एक ऐसे मुद्दे को वो केंद्र में ले आए जिस पर बीजेपी बात ही नहीं करना चाहती या दबाना चाहती, और आज भी बीजेपी वही कर रही है। अभी देखिए आप कि राहुल गांधी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, हरियाणा में नशे का मुद्दा उठा रहे हैं, अग्निवीर स्कीम का मुद्दा उठा रहे हैं, और बीजेपी अब कांग्रेस को नशे के कारोबार का आरोप उल्टा कांग्रेस पर लगा रही, क्योंकि दिल्ली में एक मामला ऐसा हुआ है जिसमें कहीं कोई किसी कांग्रेस नेता से उसके तार जुड़ रहे हैं, तो वो पूरे कांग्रेस को बीजेपी इस तरह से घेर रही है, जबकि वो भूल रही है कि ये देश में सत्ता का 11वां साल उसी का है। तो हर तरीके की नाकामी का ठीकरा जो है वो बीजेपी के सिर पर ही फोड़ा जाएगा अगर कुछ भी देश में गलत हो रहा है तो। लेकिन यहाँ पर मोदी जिस तरह बार बार अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए दिख रहे हैं, और हरियाणा चुनाव से लेकर जम्मू कश्मीर या अभी वो झारखंड में गए, वहां भी वो मुद्दों से भटक कर वो केवल हिंदू मुसलमान घुसपैठिए और कांग्रेस की झूठ की जलेबी और कांग्रेस को कोसना, ये सब जो कर रहे हैं मोदी, क्या इस तरीके से अब वो अपनी सत्ता को और खींच पाएंगे? क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत रबर की तरह खींची जा चुकी ये सारी बातें, सारी भावनाएं, सब कुछ दोहन हो चुका है। अब और कितना दोहन करेंगे मोदी, या अब जनता उनको जवाब दे देगी? देखिए संमित्रा जी, जनता अब समझदार हो चुकी है और प्रधानमंत्री की परेशानी यही है कि जनता समझदार हो चुकी है, तो अब उनकी बतौलेबाजी और जो जुमलेबाजी है वो चल नहीं पा रही है। ये असल में उनका सबसे बड़ा संकट इस समय सामने निकल कर आ रहा है। राहुल गांधी संमित्रा जी जब गए थे वहाँ अमेरिका, वहाँ से लौट कर जब आए और उन्होंने जो डंकी रूट पर जो अपना ये जारी किया वीडियो जो था, और उसके बाद उन्होंने जो ये वीडियो जारी करते समय जो ट्वीट किया था उसमें कहा था कि मैं इसको देखकर विचलित हो गया, वहाँ जो उनकी स्थिति थी या जो समस्या है इसकी रोज़गार की, ये मेरे लिए एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ये राहुल गांधी ने कहा था। वो पूरा लंबा बहुत चौड़ा उन्होंने ट्वीट भी किया था उस वीडियो को जारी करते समय, और रोज़गार की बात उन्होंने लगातार की। डंकी का मसला जो है सर मित्रा जी, ये पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, और लगभग 15,000 लोग जो हैं वो हरियाणा से इस तरीके से गए हुए डंकी रूट के जरिए, और बहुत से लोग रास्ते में गायब हो जाते हैं। कभी किसी देश की पुलिस पकड़ लेती है, कभी समुद्री डाकू ढूंढ लेते हैं, इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती हैं, घटनाएं बहुत सारी होती हैं, और पता नहीं चलता है कि कहाँ वो चले गए, और अपनी ज़मीनें बेच कर सब जाते हैं, और बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो वहाँ पहुँच पाते हैं, और जो पहुँच जाते हैं समिता जी, उसके बाद फिर वो वापस नहीं आ सकते वापस, चूँकि अगर एक बार वापस आ गए तो फिर वो लौट के फिर अपने काम पर नहीं आ सकते, तो इसलिए वापस नहीं आते। तो ये वहाँ की एक बड़ी समस्या। और पिछले दिनों खबरें आई थी कि लगभग 100 से 150 के बीच में लोग जो थे वो डिपोर्ट किए गए थे अमेरिका से भारत, उनमें लगभग जो थे वो 80 लोग जो थे वो हरियाणा से थे, इस तरीके की रिपोर्ट भी आई थी। दूसरा, अमेरिका में भारत जो है वो ऐसा तीसरा बड़ा देश समझा जाता है जो जहाँ से लोग अनधिकृत तरीके से वहाँ लोग पहुँचते हैं इस तरीके से, यानी वहाँ की बड़ी समस्या ये देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मित्र डोनाल्ड ट्रंप हैं, वहाँ भी चुनाव होने वाला है, वो लगातार US फर्स्ट की बात करते रहते हैं। वो US फर्स्ट की जो एक तरीके से जो भारतवंशी वहाँ गए हुए हैं उनके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री के मित्र वहाँ जा अमेरिका में करते रहते हैं। सवाल ये समिता जी कि जो चीज़ राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के देखी, जब प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री तो कई बार जा चुके हैं अमेरिका, और वहाँ जाकर खूब बात करते हैं, वो कौन सा स्क्वायर है वहाँ जाकर भी बात करते हैं, भारतवंशियों से बात करते हैं, बताते हैं उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के स्वागत में ये डंकी रूट के रास्ते से गए हुए लोग शामिल क्यों नहीं होते हैं?
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको भारत का नागरिक समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए। राहुल गांधी ने यह मसला उठाकर समिता जी एक तरह से देखा जाए तो पूरे हरियाणा के जो जख्म थे उस पर मरहम लगाने का काम किया है और ये बताया है कि किस तरीके से समस्या ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। नशे की बात को लेकर के जो बात कर रहे हैं समिता जी राहुल गांधी, तो हरियाणा में बहुत बढ़ता जा रहा है। हम लोग जब ज़मीन पर गए थे तो हमारे साथी समीर मिश्र जी बात कर रहे थे, लोगों से, लोग इकट्ठा थे, उसी बीच में लोग नशे की हालत में वहाँ पहुँच गए, युवा जो थे, और फिर वहाँ लोगों ने कहा कि देखिए साहब ये हरियाणा में ये नशा किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और ये नशा और मोबाइल जो है ये मोदी जी ने लोगों को पकड़ा दिया। ये उन लोगों के शब्द थे, मेरे अपने शब्द नहीं है, जो आम वहाँ के नागरिक थे उनके थे, कि इस तरीके से इसमें इनको फांस दिया गया है ताकि कोई सवाल जो है वो नहीं कर पाए। एक लड़का था वहाँ, वो बड़ी मोदी जी की तारीफ करने लगा तो तमाम लोग जो थे वो हमलावर हो गए वहाँ साथ में जो खड़े हुए थे। उन्होंने कहा इन्हें क्या मालूम कि बाप किस तरीके से मेहनत करके लेकर आ रहा है, चूँकि इन्हें तो लग रहा है कि मोबाइल में व्यस्त हैं, हर तरीके से नशा कर रहे हैं, तो इनको मोदी जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जब समस्या आती है कि बाप कैसे मेहनत करके ला रहा है और कैसे इनको खिला रहा है, तब चीज़ें आती है। तो यानी ये बड़ी समस्या वहाँ की बन चुकी है। राहुल गांधी ने इस समस्या को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का एक भी वक्तव्य आपको इस डंकी रूट के मसले पर नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस मसले को क्या मसला नहीं समझती है? हरियाणा में जिस तरीके से नशे का कारोबार बढ़ रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं समझती है? और जिस घटना की आप बात करें समिता जी, वो व्यक्ति तो मोदी जी के नज़दीकी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नज़दीकी है, और कांग्रेस ने उसके तमाम वीडियोस जारी किए हैं, उसके फोटो जारी किए हैं कि ये तो इनका नज़दीकी है। वो वही हैं जिन्होंने क्षत्रियों को लेकर के गुजरात में कुछ बातें कह दी थी और पूरे लोकसभा चुनाव में जो था वो ज़बरदस्त तरीके से भाजपा को पूरे क्षत्रिय जो थे वो पूरे देशों में घेरते रहते। उन्हीं मंत्री जी का नज़दीकी जो है वो भाजपा सांसद का नज़दीकी वो बताया जाता है। दूसरा, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि अडानी की एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 3000 करोड़ का नशा का सामान, वो सब कहाँ चला गया? और जाहिर सी बात है समिता जी कि अगर ऊपर से कोई शय नहीं है और कोई वरद हासिल नहीं है तो इतनी बड़ी नशे की खेप जो है वो आसानी से गायब नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं तो खपी है वो, और खपी है तो उसको खपाने वाले कौन लोग हैं? जाहिर सी बात है कि कोई बड़े लोग रहे होंगे उसमें। अब क्या है इसका हम नहीं कह सकते कि इसके पीछे कौन है कौन नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों के जवाब अगर बीजेपी के पास है तो बीजेपी को उसका जवाब देना चाहिए कि वो 3000 करोड़ का जो अडानी के पोर्ट पर पकड़ा गया था उसका कहाँ डिस्पोजल हुआ, वो किन लोगों के हाथ में बताए। बीजेपी सरकार आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपकी गुजरात में, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो आपको उसमें जवाब देना चाहिए। आपके पास इनके सारे जवाब नहीं है। तो यानी राहुल गांधी ने समिता जी जिन मसलों को उठाया है वो सारे मसले युवाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अग्निवीर का मसला हो वो भी नौजवानों से जुड़ा हुआ है, डंकी का मसला हो वो भी नौजवानों से जुड़ा हुआ है, पहलवानों का मसला है वो भी नौजवानों से जुड़ा हुआ है, और रोज़गार का मसला है वो भी नौजवानों से जुड़ा हुआ है। यानी कि नौजवान जो हैं, जैसा कि आपने बताया कि 40% से ज़्यादा आबादी जो है वो 18 साल से 39 साल के बीच की है। यानी ये एक बड़ा फैक्टर होगा, और बीजेपी की परेशानी यही है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस समूह को किस तरीके से संबोधित करे, चूँकि हिंदू मुसलमान करके और दलाल और जाने क्या क्या बोलकर इस सब चीज़ें नहीं चल सकती हैं। आपको बताना पड़ेगा कि 10 साल से आप सरकार में, 10 साल से आपकी डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है, आपने हरियाणा के लिए क्या किया? और राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि मोदी जी बताइए कि आपने 10 सालों में हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे बना दिया? तो ये जवाब तो देने पड़ेंगे ना। ये राहुल गांधी के सवाल नहीं, ये जनता के भी सवाल हैं, और हम लोग तो ज़मीन पे हो गए हैं, तो लोग जो कह रहे हैं वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं। आम आदमी यही सवाल पूछ रहा है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे बन गया? अगर कोई व्यक्ति 40 लाख की अपनी ज़मीन बेचकर डंकी के रूट के जरिए जा रहा है अमेरिका समिता जी, तो वो 40 लाख खर्च करके यहाँ भी तो कोई काम कर सकता था। यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा? वो जवाब भी दे रहा है कि वहाँ हम काम नहीं कर सकते, काम है ही नहीं, करेंगे भी क्या? 40 लाख ज़मीन बेचकर यहाँ किसी काम में लगा भी दे तब भी काम नहीं चलेगा। तो ये समस्याएं जो है, तो ये जाहिर सी बात है समिता जी कि जो सरकार की आर्थिक नीतियां हैं उनके जरिए ये बेरोजगारी पैदा हुई है, और सरकार को इसके जवाब देने पड़ेंगे, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। बिल्कुल, सरकार की आर्थिक नीतियों में जो खोट है, अगर सरकार उस पर बात नहीं करेगी या अपनी कमियों को नहीं सुधारेगी, तो फिर राहुल गांधी जैसे नेता हैं जो फिर उसके जो नुकसान है उसको गिना रहे हैं और सामने भी ला रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई किसान अपनी जमीन बेचकर भी, या कोई बाप अपनी जमीन बेचकर बेटे को अगर किसी कारोबार में लगा भी दे,
तो भी क्या वो कारोबार कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही सवाल राहुल गांधी ने जब गोहाना में वो जलेबी की फैक्ट्री को लेकर जो उन्होंने कहा था कि इनको कर्ज नहीं मिलेगा, तो बीजेपी ने फिर एक जरूरी बात को घुमा दिया और जलेबी की फैक्ट्री को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसने लगी, जबकि उनकी जो सबसे जरूरी हिस्सा उनकी बात का ये था कि आखिर एक सामान्य व्यापारी को बैंक कर्ज क्यों नहीं देता, या उसे इतनी मुश्किल क्यों होती है, और क्यों 2-3 लोग जो हैं वो अरबों का कर्ज लेते हैं, हजारों करोड़ लेकर बाहर भाग भी जाते हैं और उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राहुल गांधी का मुद्दा था जिस पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह बीजेपी ने फिर राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी जब जब ऐसा करेगी तब तक वो खुद फंसेगी। और बीजेपी को जैसा बड़ा शौक है, मोदी को भी बड़ा शौक है कि वो एक अक्षर को लेकर और उसके बाद करते हैं, जैसे अभी हरियाणा में वो डबल इंजन, फिर दामाद और दलाल, सब डी, तो डी से उनको डिफीट, क्योंकि डी से डिफीट जो होता है, अगर ये कल मतलब 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे, अगर उसमें बीजेपी को इस डी का सामना करना पड़ गया तो फिर बाकी राज्यों में उसका क्या हाल होगा। और जो नशे की बात आपने जो महत्वपूर्ण बात की कि अदानी पोर्ट पर जो पकड़ाता है, उस पर क्यों नहीं जवाब देती बीजेपी। और इसी तरह मोबाइल के नशे की बात अमरेंदु जी याद हो आपको कि लोकसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने यूपी में की थी, और वाराणसी में जब उन्होंने ये कहा था कि इस तरह से नशे 8 घंटे जो है वो केवल इसी में मोबाइल में लोग बिता रहे हैं, युवा बिता रहे हैं, तब मोदी ने इसको एक मुद्दा बनाया और ये कहा कि मेरे वाराणसी के युवाओं को राहुल गांधी ने नशेड़ी कहा और उनका अपमान किया। फिर उस मुद्दे को उन्होंने वहां पर पलटा। लेकिन इसी यूपी की हालत ये है कि यहाँ से अभी हजारों लोग जो है वो इजराइल भेजे जा रहे हैं, क्योंकि जो कामगार के तौर पर, मजदूरों के तौर पर। और अभी आंकड़े जो हैं ये यहाँ पर है कि करीब 10,000 लोगों को अभी इजराइल में और जरूरत है, और इसके लिए भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम चल रहा है। ITI से लोगों को सीधे ले जा रहे हैं, और अभी 12,000 भारतीय कामगार पिछले साल गए हैं। और हमास और इजराइल के कारण जो जंग जो छिड़ी हुई है, उसके कारण इजराइल में मजदूरों की कमी हो गई है, तो भारतीय मजदूर वहां जा रहे हैं। अभी समझने वाली बात है कि कोई आखिर युद्ध क्षेत्र में काम के लिए जा रहा है तो वो किस मजबूरी में जा रहा होगा। देश में उसको नौकरी नहीं मिल रही है, इसी वजह से तो वो एक ऐसी जगह जा रहा है जहां रोजाना मिसाइल और बम गिर रहे हैं। तो ये देश का हाल बना दिया। और मुझे ऐसा लगता है जैसे एक समय हम लोग पढ़ते थे रिपोर्ट्स की, सीरिया, लीबिया से कैसे लोग पलायन करके समुद्र के रास्ते से जाते हैं और नावें डूब जाती हैं, और बिल्कुल बहुत ही बुरी हालत में। देश में अभी ऐसा कोई इस तरह की स्थिति खुले तौर पर नहीं दिख रही है, लेकिन अगर हम अलग अलग उसमें देखें, जैसे हरियाणा का डंकी रूट का मामला है, या जो इजराइल में आप कामगार भेज रहे हैं, या रूस में सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को भेजा जा रहा है प्रच्छन्न तरीके से, यानी दबा छुपा कर ही भेजा जा रहा है, लेकिन हो तो यही रहा है। और इन सब में कहीं ना कहीं मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां ही जिम्मेदार दिख रही हैं, लेकिन इसको मोदी बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और यहीं पर वो सबसे बड़ी चूक कर रहे हैं। अमरेंदु जी, मोदी अभी वहां भी गए, जो झारखंड में उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, जम्मू कश्मीर में वो आतंकवाद के नाम पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जिस तरीके से, अभी हरियाणा की हम बात कर रहे हैं क्योंकि कल वहां पर चुनाव है, और आज राहुल गांधी के ये जो 2 ट्वीट आए हैं जिसमें उन्होंने हरियाणा के साथ साथ पूरे इंडिया की बात की है। आज राहुल गांधी महाराष्ट्र में है, मतलब वो थम नहीं रहे हैं, वो लगातार एक के बाद एक मुद्दे उठाते जाएंगे और बीजेपी को जवाब देने पर मजबूर करते जाएंगे। लेकिन क्या मोदी अब राहुल के सामने अपना बचाव कर पाएंगे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, राहुल गांधी की छवि खराब करने की जितनी कोशिश कर ले, अब वो सुबह कोशिश करती है और शाम तक जो है उसका जवाब मिल जाता है। और इसी तरह से हम जैसे कल अशोक तंवर आ गए, कांग्रेस में शामिल हो गए। अभी महाराष्ट्र में भी खबर है कि बहुत से लोग जो है वो वापस आने के लिए तैयार हैं। तो ये जो कांग्रेस का क्या कद बढ़ता हुआ देख रहे हैं लोग। अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं, कल तो चुनाव होने हैं, लेकिन हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड, ये चुनाव बाकी हैं। बिहार में जैसे हाल दिख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कांग्रेस का कद क्या बढ़ता जा रहा है? क्या बीजेपी के लिए यहाँ पर नुकसान दिख रहा है? देखिए समिता जी, साफ तौर पर बीजेपी को नुकसान दिख रहा है और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ये हम लोग यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, और आम जनता भी इस बात को देख रही है। आम जनता चूँकि ग्राफ बढ़ा रही है कांग्रेस का, बीजेपी का गिरा रही है, तभी हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं। और ये बीजेपी भी इस चीज़ को समझ रही है कि बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी समय में जिस तरीके से हरियाणा से गायब हुए और जाके झारखंड पहुंच गए, तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि वो समझ चुके हैं कि मामला ख़राब हो चुका है।
अब सुमित्रा जी, जो महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। महाराष्ट्र में एक तो जो महायुति है यानी एनडीए गठबंधन है, उसमें सिर्फ फुटबॉल बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो गया है। वहाँ ये बताया जा रहा है कि सीटों का जो बंटवारा हुआ है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच में, उसमें एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसका जोर इस बात पे है कि विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके एनडीए चुनाव लड़े। बीजेपी जो है एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ना नहीं चाहती। उसका कहना है कि चूंकि जो महागठबंधन है यानी महाविकास अघाड़ी है या जो इंडिया गठबंधन है वो अपना कोई कैंडिडेट घोषित करके नहीं लड़ रहा है, तो हम भी किसी का नहीं घोषित करके लड़ेंगे, उससे हमको नुकसान हो सकता है। जबकि एकनाथ शिंदे का तर्क ये है कि साहब चूँकि अगर एकनाथ शिंदे को घोषित करके लड़ा जाएगा तो जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, उसके वोट में हम आसानी से लगा पाएंगे, और वरना फिर संदेश चला जाएगा कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने किनारे कर दिया है। तो ये तो सुमित्रा जी साफ तौर पर समझ में आता है कि जो बीजेपी 28 साल शिवसेना के साथ रहने के बावजूद उद्धव ठाकरे की सगी नहीं हुई, तो वो एकनाथ शिंदे की सगी क्यों कर हो जाएगी। तो चुनाव के बाद अगर कोई इस तरह की परिस्थितियां बनी तो एकनाथ शिंदे को तो डिच कर ही देगी। एकनाथ शिंदे इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो ये वहाँ अंदरूनी तौर पे उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से संघर्ष शुरू हो गया है। उधर एकनाथ शिंदे का तर्क ये है कि चूंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उनकी रहा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सीटें उनको दी जाएँ। तो ये उनका एक जोर है। तो यानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ संघर्ष चल रहा है। इधर जो बीजेपी में उसके अंदर शुरू हो गया है। अमित शाह वहाँ पहुँचे हैं और अमित शाह ने वहाँ जाकर के फिर वो दबाव बनाना शुरू किया है कि सब कुछ चीज़ें दिल्ली से तय होंगी। जबकि इससे पहले बीजेपी की एक बैठक हुई थी, उसमें सोर्सेज के हवाले से खबर ये है कि उसमें तय ये हुआ कि गठबंधन की सारी बातें जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे, चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, टिकट देवेंद्र फडणवीस बांटेंगे और सीटों का बंटवारा भी देवेंद्र फडणवीस करेंगे सहयोगी दलों के साथ में। अमित शाह ने वहाँ जाकर के कहा कि जो भी कुछ होगा वो सब दिल्ली की तरफ से होगा। यानी अब अमित शाह और जो मोदी और देवेंद्र फडणवीस के बीच भी वहाँ तलवारें खींचना शुरू हो गई। तो ये आगे आने वाले समय में इनके अंदर भी और चीज़ें बढ़ेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने अंदरूनी जो उसके अंदर चीज़ें उठ रही हैं वो उनसे निपटती है, उनसे निपट पाए, उसके बाद फिर किस तरीके से निपटेगी वो एनडीए के अंदर जो चीज़ें होनी है उससे। तो यानी बीजेपी के सामने दिक्कतें बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरा, उसके सहयोगियों को भी लग रहा है कि बीजेपी वहाँ किसी भी तरीके से अपनी सरकार बनाना चाहती है, तो ये सहयोगियों के साथ में छल कपट करेगी जिस तरीके से उसने उद्धव ठाकरे के साथ किया था। कल को मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़कर बीजेपी सरकार में आ सकती है, तो क्या वो एक क्षण भी लगाएगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को तोड़ने में? इस बात को एकनाथ शिंदे भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने बोया है उसी की फसल अब वो काटेगी वहाँ महाराष्ट्र में। जब आपने बबूल का पेड़ बोया था तो आप आम की फसल नहीं काट सकते हैं। तो यानी जो आपने अविश्वास का बीज बोया वहाँ, उसी की फसल आपको काटनी है। और ये विश्वास बीजेपी के अंदर भी पैदा हो रहा है मोदी शाह को लेकर, और बीजेपी के बाहर उनके गठबंधन में बीजेपी को लेकर यह विश्वास पैदा हो रहा है सुमित्रा जी। तो ये एक नुकसान बीजेपी का वहाँ साफ तौर पर समझाया जा सकता है। बिल्कुल, बीजेपी ने अविश्वास का पेड़ जो या बीज जो बोया, और हो सकता है दूसरों के लिए कांटे लगे इसके लिए उसने बबूल बोया, लेकिन खुद को अब वो कांटे चुभ रहे हैं, ये दिख रहा है। और चाहे महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, और कल शाम हरियाणा में जो कुछ हुआ वो तो एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि सुबह अशोक तंवर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं और शाम को वो कांग्रेस के मंच पर आकर घर वापसी का ऐलान कर रहे हैं। बीजेपी के लिए मतलब उसकी जो कमजोरी है वो इससे ज्यादा और खुलकर नहीं सामने आ सकती कि बीजेपी नेताओं को ही नहीं पता था कि उनके बीच से एक नेता जो है आज वो जा रहा है, और वो नेता जिसको वो बड़े इस मंसूबे के साथ तोड़कर कांग्रेस से यहाँ पर लाए थे। कांग्रेस के बाद तो खैर अशोक तंवर दूसरे दलों में भी गए, लेकिन बीजेपी में शामिल इसी वजह से किए गए कि दलित चेहरे के नाम पर घेरा जाएगा। और अमित शाह ने एक बार कुमारी शैलजा और अशोक तंवर दोनों का नाम लेकर ये कहा भी था कि कांग्रेस में दलितों को बिल्कुल सम्मान नहीं मिल रहा। लेकिन कल अशोक तंवर जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस में वापसी की, इस समय राहुल गांधी जिस तरह से मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर अग्निवीर, किसानों की बात, महिला पहलवानों की बात, जैसे विनेश फोगाट ने साफ साफ कहा है कि मैंने तो देश छोड़ने का मन बना दिया था, लेकिन प्रियंका गांधी ने जब मुझे समझाया तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं यहाँ रहूंगी, संघर्ष करूंगी और दूसरों के लिए लड़ूंगी। तो ये सारी छोटी छोटी सी जो बातें हैं ये हरियाणा के लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही हैं, और 10 सालों में जो कुछ हरियाणा के लोगों ने भुगता है अब उसका ऐसा लग रहा है कि हिसाब करने का मन जनता ने बना लिया है। कल हरियाणा में 90 सीटों पर जब वोट पड़ेंगे
तो क्या हरियाणा में कांग्रेस का मतलब कांग्रेस के पक्ष में लहर बहेगी और जनता जो है बीजेपी का हिसाब कर देगी, ये 8 तारीख को देखने मिल ही जाएगा। तो अमलेंदु जी, आज हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।